So hello guys, with the name of God Ram Ram. In today's video, we are going to solve Tower Research online assessment problem, which was asked to 2026 graduate for a CTC of 85 lakhs. Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. Guys, ये जो क्वेश्चन है नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम है और इसके अंदर जनरल ट्रीज और जीसीडी के कंसेप्ट यूज होने वाले हैं. इस क्वेश्चन का हमारे पास इमेज अवेलेबल नहीं है बिकॉज जो स्टूडेंट इसको दे रहा था 2026 ग्रेजुएट का स्टूडेंट जो इस एग्जाम को दे रहा था डबल कैमरा ऑन था. मतलब जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो लैपटॉप का भी कैमरा ऑन होता है, अगर बाजू में आपको मोबाइल रखना पड़ता है उसका भी कैमरा ऑन होता है, तो आप चीटिंग नहीं कर सकते कोई भी तरीके से, राइट. तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं. अगर आप कोई ऐसे बच्चे हो जो स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स के क्वेश्चंस करता है, लीड कोड जीएफजी के इजी मीडियम 300-400 क्वेश्चंस करता है, तो इस टाइप का कंसेप्ट पैटर्न ट्रिक इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां नहीं दिखेंगे. तो इसको जनरली करना हार्ड हो जाता है क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड कैटेगरी में है. तो वी कॉल इट एज एनएसडीएसए डीएसए प्रॉब्लम, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम. नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम मतलब इसमें कुछ और ट्रिक्स लगानी है, वो भी आपको पता हो सकती है अगर आपने बहुत सारे नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम्स किया. तो लेट्स सी इसको कैसे टैकल किया जाता है. ठीक है, सो अब हो सकता है कि जो व्यूअर्स, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड ईयर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स, राइट, फर्स्ट सेकंड ईयर वाले कॉलेज स्टूडेंट्स, फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हु वांट टू क्रैक टावर रिसर्च, एसडी इंटर्न रोल क्रैक करना है या फुल टाइम एसडी रोल क्रैक करना है, तो टावर रिसर्च ट्रीज पर हमेशा क्वेश्चंस पूछती ही है. एंड दे ऑल्सो ट्राई टू मिक्स अप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन ट्रीज. सो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है. सो बेसिकली लाइक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक ट्री दे रखा है, फिर आपको एक नोड ब्रेकअप करना है. तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन दिखाने के पहले ही कि ये प्रीरिक्विजिट है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा गाइस. ओके, तो ये वाला फ्री कोर्स आप मेरा कर लेना. जनरल ट्री का कंसेप्ट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ बाइनरी ट्री पढ़ा होता है. जनरल ट्रीज जानते ही नहीं होते क्योंकि पॉपुलराइज नहीं किया गया है जनरल ट्री इंटरनेट पर. बट कंपनीज अपने ऑनलाइन असेसमेंट्स में हमेशा जनरल ट्री पूछती है, ये बात को आप भूलना मत. मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल ट्री पूछती है. सो इस कोर्स का आपको ट्री पार्ट करना है. ओके, सो ये कोर्स को मैंने रिसेंटली अपडेट किया है, इसका आपको ट्री पार्ट करना है. गूगल डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक ट्री दे रखा है. ओके सर, तो मैंने अपनी साइज छोटी करके रखी है. गाइस आप लोग बता सकते हो मेरा बाइसेप फ्लेक्स कौन से टाइम स्टैम्प पे हुआ था. ओके, सो आपको एक ट्री दे रखा है ऐसा, हर नोड की कोई वैल्यू हुआ है. ठीक है, हर नोड की कोई ना कोई वैल्यू है, उसमें क्या ही प्रॉब्लम है. ये नोड 1 मान लो, ये नोड 2 मान लो, ये नोड 3 मान लो. ठीक है, बोल रहे हैं आप रैंडमली कोई भी नोड को सिलेक्ट करो और सारे नोड्स को डिलीट कर दो टिल द रूट. तो आपको ट्री का मतलब तो पता होगा. ट्री में n नोड्स होते हैं, n-1 एजेस होते हैं और कोई साइकिल नहीं होता ये ट्री के अंदर. 85 लाख रुपीज चाहिए तो ये कोडिंग क्वेश्चन करना पड़ेगा. तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा, आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे पहले क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ताकि आप इनसाइट्स, इंट्यूशन, लॉजिक एकदम इजीली फिगर आउट कर पाओ. ओके, सो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये आपको ट्री दे रखा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझको भी बहुत अच्छा लग रहा है, ट्री दे रखा है. ट्री के अंदर का कोई एक नोड सिलेक्ट करो और उससे जो पाथ बन रहा है ना रूट तक, वो पूरे पाथ को डिलीट कर दो. बस यही है क्वेश्चन. तो रूट हमेशा एकदम ऊपर वाले नोड को मानते हैं, राइट. तो समझो इस नोड को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो इस नोड को तोड़ देना है. तो इस नोड से इस नोड का अगर मैं पाथ बनाऊं टिल द रूट, तो कैसा होगा, ये तीनों नोड्स इस पाथ में आ रहे, इनको तोड़ दो. तो अब न्यू ट्री कैसा दिखेगा. ठीक है, और ये तीनों नोड्स और इनके एजेस टूट गए, एक नोड यहां पर रह जाएगा और ये दो नोड आ जाएंगे. अब आप देख रहे हो इस पार्ट को निकालने के बाद मल्टीपल ट्रीज क्रिएट हो गए. तो इन मल्टीपल ट्रीज को कनेक्टेड कंपोनेंट बोलते हैं. फर्स्ट कनेक्टेड कंपोनेंट, सेकंड कनेक्टेड कंपोनेंट, थर्ड कनेक्टेड कंपोनेंट, फोर्थ कनेक्टेड कंपोनेंट. जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. देखो ये जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का प्रॉब्लम पड़ रहा है, इसमें हर कनेक्टेड कंपोनेंट का जीसीडी निकालना है और उसका सम कर देना है. तो यहां पर समझो कोई वैल्यू रही होगी अंदर नोड के अंदर, कोई वैल्यू यहां पर, इन तीनों वैल्यूज का जीसीडी निकालना है, फिर इसका जीसीडी, इसका जीसीडी, इसका जीसीडी, फिर सबको ऐड कर देना है. तो यही है क्वेश्चन. तो चलो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ दिखाता हूं. समझो इसको डाल देते हैं फाइ. नोड नंबर 1, 2, 3, ठीक है. ओके, ये नोड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये नोड नंबर 4 है, ये नोड नंबर 5 है, ये 6 है, 7 है. समझो आपने डिसाइड किया कि मैं नोड नंबर 3 को ब्रेक करने वाला हूं. तो नोड नंबर 3 को कैसे ब्रेक करेंगे गाइस. जनरल सोल्यूशन क्या होगा. ओके, नोड नंबर 3 को ब्रेक करना है ना, तो नोड नंबर 3 पर मैं आया,
यहां से लेके नोड नंबर 1 को आप रूट समझ लो, यहां से लेके रूट तक के जितने भी नोड्स उनको डिलीट कर दो। तो अब कैसा दिखेगा, अब ये एक नोड होगा, नोड नंबर 4 इधर होगा, और यहां पर एक नोड 5, नोड 6, नोड 7, और नोड नंबर 4 की वैल्यू क्या होगी 5, 5 6 7, इनकी वैल्यू क्या होगी 5 5 10। तो अब ये वाले पार्ट का जीसीडी क्या आएगा, जीसीडी आपको नहीं पता तो नेट पे सर्च कर लेना, जीसीडी ऑफ 5, 10, 5, द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ऑल दिस थ्री नंबर्स इज 5। तो जीसीडी ये वाले कंपोनेंट का जीसीडी क्या आया 5 आया, और जीसीडी ऑफ दिस सिंगल कंपोनेंट इज आल्सो 5। तो ये कंपोनेंट का जीसीडी 5, ये कंपोनेंट का जीसीडी 5, तो दोनों का सम क्या होगा 10, 10 इज द आंसर। तो क्वेश्चन क्या है आप समझ गए होंगे, जो भी आपको ट्री दिया कोई भी रैंडम नोड सिलेक्ट करो, वो नोड से लेके एकदम ऊपर तक रूट तक जाओ, वो पूरे पाथ को तोड़ दो, फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे, हर कंपोनेंट का जीसीडी निकालो और जीसीडी सम आउटपुट करना है। बट हमको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से नोड को सिलेक्ट करके ये प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, यही हमको क्वेश्चन में फिगर आउट करना है। सो ऑब्वियसली डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन ट्री, बॉटम अप, डीएफएस, डीपी, सब टाइप के कंसेप्ट्स लगेंगे। अब हो सकता है कि आपको वो कंसेप्ट्स नहीं आते तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, मेरे ट्री का ये फ्री कोर्स करो, इसमें सारे कंसेप्ट्स पढ़ाए हुए हैं, इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन ट्री बोलने वाला हूं, तो आपको नहीं पता है तो इसमें पढ़ो, एकदम बिगिनर हो तो भी समझ आ जाएगा मैंने इस टाइप से पढ़ाया। इस कोर्स को लाइन वाइज करो, अगर बहुत ही ज्यादा बिगिनर हो, थोड़ा बहुत ट्रीज वगैरह आता है तो ये कोर्स को खोलो, सीधे ट्री वाला पार्ट कर लो, ये करना बहुत जरूरी, नहीं तो 85 लाख का जॉब ऑफर नहीं मिलेगा। अब ध्यान से पढ़ते हैं। सो अब क्या करना है, अब क्वेश्चन तो बस सॉल्व हो ही गया है, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू मोर। सो अंडरस्टैंडिंग अगर मैं क्वेश्चन की क्लियर अप करने जाऊं तो select a node V in the tree, destroy all the edges and nodes, like destroy all the nodes in the path from node V to node 1 which is the root। क्या मस्त क्वेश्चन, जब इसका फाइनल आंसर पता चलेगा आपको दिमाग में बहुत अच्छा लगेगा। तो नोड नंबर V से लेके नोड सब डिस्ट्रॉय कर दो, ओके। नाउ यू विल गेट multiple components, G is equal to GCD of first component plus GCD of second component, जितने भी components बन रहे हैं इनका sum of GCD, ठीक है। We want to maximize G। I hope क्वेश्चन ने मैक्सिमाइज ही करने को बोला है, पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ गाइस, क्वेश्चन ने बोला है डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल स्टेबिलिटी स्कोर after performing exactly one cutoff operation, okay। So we want to maximize G। Your task is to find an optimal V which can maximize G and print the maximum possible G। मतलब हमको सोचना है कि कौन से वर्टेक्स को निकालने से फाइनल G वैल्यू मैक्सिमम आने वाली है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है, ट्राई ऑल V। हम सारी वर्टेक्स ट्राई करेंगे तो O ऑफ n स्क्वायर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। आई होप आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च ये सब आता है, नहीं आता है तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ ये कोर्स कैसे करना है। तो ट्री की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और मैं बहुत बारी वीडियोस में चैनल पर पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है। ट्री की प्लेलिस्ट यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। तो लाइक जब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये ट्री के कोर्स के 5 वीडियोस प्लीज देख लेना गाइस। जिन जिन मेरे स्टूडेंट्स ने अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया उन्होंने भी ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से किया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से करो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ओके। नाउ एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली। So now, okay, ध्यान से सुनिए। तो अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में सोचते हैं, जितना हो सकता है उतना सोचते हैं, ठीक है। ओके सर, नाइस। तो ये तो पता चल गया, तो मैं हर वर्टेक्स वी के लिए ट्राई कर लूंगा ना। पहले मैं सोचूंगा जैसे कि ये ट्री है मेरा, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। पहले मैं देखूंगा व्हाट हैपेंस अगर मैं ये वाले बंदे को वर्टेक्स वी बना दूं। अगर मैं ये वाले बंदे को वर्टेक्स वी बनाऊं तो आंसर क्या आएगा, उस आंसर को मैं जीवी स्टोर कर लूंगा। अगर मैं ये वाले वर्टेक्स को रिमूव करूं तो क्या होगा, कुछ नहीं, एक ट्री दे रखा है, बीएफएस डीएफएस करूंगा और ये सारे नोड्स को तोड़ दूंगा। इसको तोड़ो, इसको तोड़ो और इसको तोड़ो। ये सब तोड़ने पे कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। तो बाय विद द हेल्प ऑफ बीएफएस डीएफएस एंड कनेक्टेड कंपोनेंट ट्रेवलिंग, ये वाले कंपोनेंट का जीसीडी निकालूंगा, इसका सबका सम ले लूंगा और मेरा जीवी का आंसर आ जाएगा। बट मुझे कैसे पता कि यही बेस्ट ऑप्शन है।
मुझे नहीं पता, तो अब मैं जी ऑफ वी टू भी निकालूंगा। जी ऑफ वी निकालने में ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। नोड नंबर वी पर हो आप, उसके पेरेंट 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 को कॉल करते करते रूट तक जाओगे, उन सारे नोड्स को बोलोगे कि इन सारे नोड्स को डिलीट करना है। फिर से इस ट्री को इनपुट लोगे और इस बार इनपुट में जो जो एजेस एक्स से वाई फॉर्मेट के हैं सच दैट एक्स हैज बीन डिलीटेड और वाई हैज बीन डिलीटेड और बोथ हैव बीन डिलीटेड, वो एजेस को तुम इनपुट में लोगे ही नहीं। तो फिर बचा कुचा जो ट्री, बचा कुचा जो ग्राफ फॉरेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट है वो आपके ग्राफ में इस बार होगा। तो जीवी तो निकाल लोगे, बट गारंटी है क्या कि नोड वी को निकालने से बेस्ट जीवी जी आ रहा है? नहीं। तो अब मैं जी और वी टू निकालूंगा। वी टू यानी अब मैं ये नोड को तोड़ने का ट्राई करूंगा। फिर मैं ऐसे करते करते हर नोड को एक बार तोड़ के देखूंगा। अगर इसको तोड़ता तो जी आंसर क्या आता, अगर मैं नोड नंबर 1 को ही तोड़ देता तो जी का आंसर क्या आता, अगर मैं ये तोड़ को देता तो जी का आंसर क्या आता। इन सारे जो जीज है, G1 यानी अगर मैं नोड नंबर 1 को तोड़ देता तो क्या आंसर आता, G2 यानी अगर मैं नोड नंबर 2 को तोड़ देता तो क्या आता, G3 यानी अगर मैं नोड नंबर 3 को तोड़ के प्रोसीजर चालू करता तो आंसर क्या आता। ऐसे करते करते मैं GN तक सब निकाल दूंगा, इन सबका मैक्सिमम ले लूंगा, पता चल जाएगा कौन से नोड को निकालने से मैक्सिमम जी आ रहा है। तो ये O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन है, क्योंकि एक भी जी निकालने को O ऑफ n टाइम लगता है और हमको n टाइम्स G1 G2 G3 n टाइम्स निकालना है। G1 को निकालने में O ऑफ n टाइम, G2 को निकालने में O ऑफ n टाइम, Gn को निकालने में O ऑफ n टाइम। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया O ऑफ n स्क्वायर टाइम। ओके गाइस, मजा आ रहा है आपको? मुझको भी आ रहा है। सो अब क्या करेंगे? लाइक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन एक बार मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ। बता दीजिए गाइस बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था, क्योंकि मुझे पता है कि जेनजी के बच्चे देख रहे हैं, उनका टाइम स्टैम्प इतना, उनका अटेंशन स्पैन इतना होता नहीं है, तो पढ़ाई की वीडियो यहाँ तक वो देख पाए बहुत कम चांसेस है। ओके, तो मुझे बताओ ब्रूट फोर्स का कोड का एल्गोरिदम क्या होगा, कैसे कोड लिखेंगे? सारे सी प्लस प्लस जावा पाइथन कोड्स आपको अवेलेबल मिलेंगे डॉक में, पर पहले समझ तो लेते हैं ना। अगर ए बी सी डी, मैंने सोचा कि मेरे को जीडी निकालना है, तो क्या करोगे? मैं नोड नंबर डी से उसके पेरेंट को कॉल करता रहूंगा। पेरेंट एरे में पेरेंट स्टोर है, तो डी का पेरेंट सी, सी का पेरेंट बी, बी का पेरेंट ए, तो मेरे को पता चल जाएगा कि डी बी सी ए, ये सारे नोड्स कौन से हैं, ये सारे नोड्स को डिलीट करना है। नोड नंबर ए जो सबसे ऊपर है नोड, उसको रूट मान लो, तो मुझे पता है एबीसीडी को डिलीट करना है, तो मैं हैश मैप में स्टोर कर दूंगा, हैश मैप में स्टोर कर दूंगा ए बी सी डी, इन सबकी फ्रीक्वेंसी 11111। अब मैं क्या करूंगा, जितने भी इनपुट एजेस है उनको और एक बार देखूंगा। इनपुट एजेस में समझो लिखा हुआ है एक्स ज्वाइनिंग टू वाई, तो अब चेक करो क्या ये जो वैल्यू एक्स है क्या ये हैश मैप में एग्जिस्ट करती है, क्या ये ए बी सी डी किसके बराबर है क्या? नहीं, नहीं है। समझो ये एक्स है और ये वाई है, फिर देखो वाई इन डिलीटेड नोड्स में है क्या? नहीं, मतलब ये वाला जो नोड और एज बनेगा ये एग्जिस्ट करना चाहिए। बट लेट्स से मैं ये वाले नोड का, ये बी ले लो, ये यू ले लो, समझो मैं ये वाले इनपुट को फिर से एक न्यू ग्राफ बना रहा हूं, यू से लेके बी, इनपुट में ये एज आया, तो क्या ये एज एक्सेप्ट होगा? क्या यू इस हैश मैप में है? नहीं। क्या बी इस हैश मैप में है? हाँ, तो बी तो टूटेगा ना, बी टूटेगा तो उससे ये जो एज निकलता है ये भी टूट जाएगा, तो ये एज को हम इनपुट में ही नहीं लेंगे। तो एक जो हमारा ग्राफ है, जो भी ट्री है, पहले सारे डिलीटेड नोड्स निकाल लो, हैश मैप में डाल दो फॉर अ पर्टिकुलर डी, फॉर अ पर्टिकुलर वी। अब फिर से सारे इनपुट एजेस को ट्रेवल करो, और अगर इनपुट एज है एक्स से वाई में, तो चेक कर लो इनपुट एज को तभी एक्सेप्ट करूंगा जब एक्स भी हैश मैप में ना हो और वाई भी हैश मैप में ना हो, मतलब ये दोनों नोड्स कभी डिलीट ही नहीं हुए थे, तो इन दोनों के बीच का एज एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे करोगे तो बचा कुचा ग्राफ बनेगा। बचा कुचा ग्राफ कैसे दिखेगा? बचा कुचा ग्राफ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको इतना पार्ट तोड़ दूं तो क्या दिखेगा? ये एक नोड दिखेगा, ये वाला कंपोनेंट दिखेगा, ये कंपोनेंट दिखेगा, और ये देख रहे हो, एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, चार कंपोनेंट, पांच कंपोनेंट, छह कंपोनेंट दिख रहे हैं। तो सारे एक एक कंपोनेंट का हम जीसीडी निकालेंगे। एक एक कंपोनेंट का हम जीसीडी निकालेंगे और फिर उसका सम ले लेंगे। दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, मजा आ गया आपको? मुझको भी आ रहा है, गुड। अब इसको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन सबट्री यूज करना है, ठीक है? अभी अभी मजा आने वाला है। तो डीपी ऑन सबट्रीज क्या होता है? हम बॉटम अप डीएफएस डीपी करते हैं, नीचे से ऊपर ट्रेवल करते हैं और इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हैं। एक्सप्लेन्ड इन वीडियो। अब ऑप्टिमाइजेशन लॉजिक देख लेते हैं गाइस, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत। तो ऑप्टिमाइजेशन लॉजिक क्या होगा? बहुत इजी है। हम सारे सब ट्रीज का जीसीडी कैलकुलेट कर लेंगे, प्री कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ये नोड है, समझो ये नोड ए है, ये नोड बी है, ये नोड सी है, ये डी है, ये ई है। 8 4 2 3 1, तो मैं नीचे से ऊपर ट्रेवल करूंगा ट्री को, पहले लीव्स को, फिर धीरे धीरे एकदम टॉप नोड को। तो डीपी ऑफ डी मुझे ये बताएगा, अगर मैं नोड डी का सब ट्री कंसीडर करूं, ये वाला नोड डी पे चादर बिछा दो, तो जीसीडी क्या आता? 4। तो डीपी ऑफ डी मुझे बोलेगा 4। डीपी ऑफ ई क्या बोलेगा गाइस? बाइसेप फ्लेक्स के साथ मुझे बताइए डीपी ऑफ ई का आंसर क्या होगा बाइसेप फ्लेक्स टाइम स्टेप के साथ? डीपी का आंसर होगा 8, अगर मैं ये वाले सब ट्री को कंसीडर करता हूं।
नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, और फिर डीपी ऑफ सी को क्या आंसर होता? अगर मैं ये वाले सब ट्री के पार्ट को कंसीडर करता तो इनका जीसीडी क्या आता? 2,4,8 का जीसीडी आता 2। वैसे ही डीपी ऑफ बी क्या आता? 3। और डीपी ऑफ ए क्या आता? ए यानी रूट नोड। रूट नोड पे चादर बिछा दो तो पूरा ट्री कंसीडर हो रहा है, पूरे ट्री का जीसीडी क्या आता? 1। तो ये चीज कैलकुलेट हो सकती है। हर सब ट्री में जो भी नोड्स उनका जीसीडी कैलकुलेट करके प्री कैलकुलेट करके डीपीआर में स्टोर कर दिया। अब आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या, पता चलेगा। एक बार ये भी देख लेते हैं कि इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूं। मुझे एक बार आप लोग का डॉक खोलने दीजिए, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का डॉक है। एक सेकंड रुक जाएगा गाइस। आपको मजा आ रहा है, मुझको मजा आ रहा है। लाइफ इज रियली गोइंग ग्रेट। आपको बस खुश होना चाहिए और पढ़ाई पर फोकस करना है। स्ट्रेस की तो कोई बात ही नहीं है दुनिया में, सिर्फ मजे करो, सिर्फ मजे। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए गाइस। डीपी ऑफ आई इज नथिंग बट जीसीडी ऑफ values of all the nodes which come under subtree of i। तो वो नोड आई के सबट्री में जितने भी नोड्स उनका जीसीडी ले लो, वो जो वैल्यू आया वो जीसीडी, वो डीपी ऑफ आई। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? डीपी ऑफ आई विल बी नथिंग बट जीसीडी ऑफ जो नोड आई की वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ नोड आई विद जीसीडी ऑफ डीपी सी1, डीपी सी1, डीपी सी2 एंटिल डीपी सी के। बस यही है। और यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग ये बोलेंगे कि C1 C2 टिल CK आर चिल्ड्रन ऑफ नोड आई। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं भूलनी है, आप बस स्ट्रांग होते जाइए। वीक नहीं होना, एकदम स्ट्रांग होना। यू गाइस कैन डू इट। तो अब ये फॉर्मूला आने के बाद हर सब ट्री का हमको आंसर पहले से ही पता है कि उस सब ट्री का वो क्या है। ठीक है, जीसीडी ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल नोड्स क्या है। अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब ये फॉर्मूला कैसे निकला था? बहुत सिंपल है। ये नोड आई आपका, ठीक है, इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, और इसके दो बच्चे मान लेते हैं A, इसके एक बच्चे मान लेते हैं B, इसका मान लेते हैं एक बच्चा D, इसका एक बच्चा मान लेते हैं U। तो डीपी ऑफ C1 क्या है? डीपी ऑफ C1 हमको ये बता रहा है कि व्हाट इज द जीसीडी ऑफ ऑल नंबर्स, लाइक व्हाट इज द जीसीडी ऑफ C1 कॉमा A कॉमा B। यहाँ पर C1 कॉमा A कॉमा B है, रियल में वैल्यू ऑफ C1 कॉमा वैल्यू ऑफ A कॉमा वैल्यू ऑफ B। और डीपी ऑफ C2 क्या बता रहा है? जीसीडी ऑफ ऑल नोड्स C2 कॉमा D कॉमा U। अब अगर मैंने समझो डीपी ऑफ C1 निकाल लिया, मतलब ये सब ट्री का आंसर निकाल लिया और ये सब ट्री का भी आंसर निकाल लिया, तो डीपी ऑफ आई क्या आएगा? मुझे पता है आप लोग समझ गए हो। डीपी ऑफ आई आने वाला है अगर मैं वो सब ट्री को कंसीडर करूं जो नोड आई के अराउंड इर्द गिर्द है। तो नोड आई की वैल्यू कंसीडर होगी, तो जीसीडी में क्या क्या आएगा? वैल्यू ऑफ नोड आई, ये नोड कंसीडर होगा और नीचे के सारे नोड्स। बट नीचे के सारे नोड्स का जीसीडी हमको ऑलरेडी पता है। ये वाले पार्ट का जीसीडी और ये वाले पार्ट का जो भी जीसीडी था इन सब का, ये इसमें डीपी C1 डीपी C2 में। तो जीसीडी ऑफ वैल्यू ऑफ नोड आई कॉमा डीपी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड सब ट्री, ये नोड आई का चाइल्ड कौन है? C1। तो इसका जो डीपी C1 है वो ले लो, और इसके जो नोड्स का जीसीडी दूसरे चाइल्ड सब ट्री का जो जीसीडी है वो ले लो। ऐसे कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, ये नोड आई के तो दो ही है, इसका आंसर तो जीसीडी ऑफ वैल्यू ऑफ आई डीपी C1 डीपी C2 होगा। बट अगर मल्टीपल चिल्ड्रन होते तो इसलिए वो फॉर्मूला बना था। तो आप लोगों को समझ आ गया? गुड। अब देखो आंसर ऑफ नोड आई निकालेंगे। आंसर ऑफ नोड आई गाइस आपका माइंड ब्लो कर देगा, इतना भयंकर क्वेश्चन है। मुझे पता है इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जाते थे डिटेल में, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको एकदम स्ट्रॉन्ग जो बनाना है मुझे। आंसर ऑफ नोड आई, आंसर ऑफ नोड आई क्या होगा? इसका फाइनल फॉर्मूला आप लोग ही मुझे बताओगे। आप लोग एक बार पैटर्न देख लोगे, पता चला। आंसर ऑफ नोड आई इज व्हाट? कैपिटल G value for the tree if path from node I to node 1 was removed। अब डीपी ऑफ आई आ गया तो आंसर ऑफ आई निकाला जा सकता है। आंसर ऑफ आई ये बताएगा कि अगर मैं नोड आई को निकाल देता, नोड आई से लेके 1 तक के पाथ को तोड़ के निकाल देता, तो अब ये कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली नहीं कर सकते। बीएफएस से डीएफएस करना पड़ेगा, लेवल वाइज ऑर्डर रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ऊपर की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। सो फाइनल आंसर क्या होगा? हमको नहीं पता ना कौन से नोड को निकालने से मैक्सिमम जी वैल्यू, तो सारे का आंसर ऑफ 1 कॉमा आंसर ऑफ 2, राइट? यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब आंसर ऑफ आई निकालना कैसे वो देखेंगे। अब फाइनल आंसर क्या होगा? मैक्स ऑफ आंसर ऑफ 1 कॉमा आंसर ऑफ 2, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉमा आंसर ऑफ n। कैलकुलेट दिस while doing BFS from node 1।
इतना आप लोगों को समझ आ गया, मुझको भी समझ आ गया, बहुत मजा आ रहा है, आपको भी मुझको भी। वाओ। अब थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को फॉर्मूला दिखाता हूँ। ओके, बाल सेट नहीं हो रहे गाइस, आज मैं बहुत काम कर रहा था तो बाल की सेटिंग नहीं हो पाई। आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे। वैसे भी आपको क्वेश्चन और उसका आंसर देखना है, मेरे बालों का क्या करेंगे आप। ओके, सो गाइस नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपको इस लाइफ में जो जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा, आपको थोड़ा भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बस मेहनत 101% करना, बाकी तो सब अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर ऑफ आई कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आंसर ऑफ वन निकालो। आंसर ऑफ वन ही आपको पूरा गेम बता देता है। आंसर ऑफ वन इज नथिंग बट dp of c1 plus dp of c2। dp तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। assuming c1, c2, c3, c4, c5 till ck are children of node i। अब बस फाइनल ऑब्जर्वेशंस है और उसके बाद तो काम डन ही है। डन 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 डन। तो सुनिए मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो अगर ये मेरा नोड ए है, एकदम ऊपर वाला गॉड फादर, देखो मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम बना के रखा है, एकदम अच्छे से डायग्राम बना के रखा है। इसी डायग्राम को यूज करते हैं। चलो, नोड ए, नोड बी, ये है डी, ये है ई, ये और एक नोड, और एक नोड, और एक नोड, और एक नोड, यहाँ पर एक इसका चाइल्ड C1। हर नोड का नेमिंग नहीं किया है। यहाँ पर इसका है C2, इसके बच्चे हैं C3, C4, C5 और इसके भी दो बच्चे हैं। इसका एक बच्चा, फिर इसके एक बच्चे के दो बच्चे। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, लाइफ इज एंजॉयमेंट, बस एंजॉयमेंट कीजिए, ज्यादा सोचिए मत। आंसर ऑफ ए क्या होगा? आंसर ऑफ ए, सोचिए इसके बारे में। आंसर ऑफ ए, आंसर ऑफ ए निकालना है हमको, निकालना ही निकालना है आंसर ऑफ ए। तो अब क्या किया जाए? आंसर ऑफ ए, अब अगर मैं नोड ए को तोड़ दूं, अगर मैं वो पूरा पाथ तोड़ दूं जो नोड ए से लेकर रूट तक है, बट इसमें तो नोड ए ही रूट है, यही तो रूट है, मतलब सिर्फ यही नोड डिलीट होगा। अगर ये नोड को मैंने डिलीट कर दिया तो कौन से कंपोनेंट्स रह जाएंगे? एक तो ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला और एक ये वाला, विच इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट द सब ट्री ऑफ नोड बी, दिस इज सब ट्री ऑफ नोड डी, दिस इज सब ट्री ऑफ नोड ई। तो वो सब ट्री के अंदर के नोड्स का जो जीसीडी वो क्या, वो तो मैंने प्री कैलकुलेट करके रखा है, डीपीबी, डीपीडी, डीपीई। अगर मैं पहले वाले नोड को तोड़ दूं तो आंसर क्या आएगा? डीपीबी प्लस डीपीडी प्लस डीपीई। पहला जो कंपोनेंट बन के आ रहा है वो है डीपीबी प्लस डीपीडी प्लस डीपीई। अभी आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा जो आपका दिमाग फाड़ देगा। आंसर ऑफ बी जरा निकालने की कोशिश करना गाइस। बाइसेप फ्लेक्स टाइम स्टैम्प बताओ, मुझे पता है यहां तक नहीं देखेगा। अगर आपने यहां तक देखा है, आपके कमेंट को हार्ट होने वाला है। जो सबसे पहले लिखेगा वो पिन भी हो जाएगा। आप 85 एलपी डिजर्व करते हो। अब आंसर ऑफ बी निकालो। अगर मेरे को बी से लेके ए तक सब कुछ तोड़ना होता तो क्या होता? समझो, मुझे बी से लेके ए तक सब कुछ तोड़ना होता तो कौन से कंपोनेंट पैदा होते? आप बोलोगे सर अगर मैं इन दोनों को तोड़ता तो एक ये डी वाला कंपोनेंट पैदा होता, एक ई वाला, एक C1 वाला और एक C2 वाला। ए से लेके बी तक बीएफएस कर रहा हूं, पहले ए का आंसर निकाला, अब बी का आंसर निकालूंगा, फिर डी का, ई का, पहले बी का। अगर मैं बी पर हूं और मैंने बी से लेके ए तक सब तोड़ दिया तो आंसर क्या होता? 1 2 3 4 कंपोनेंट आते। बट ये कंपोनेंट तो पास्ट में भी इसका आंसर निकाला है हमने, ये वाले कंपोनेंट का, ये डीपीडी डीपीई। तो डीपीडी डीपीई तो ये आंसर यही तो है। आंसर ऑफ बी इज नथिंग बट आंसर ऑफ ए, मतलब मेरे पेरेंट का आंसर जो भी था, मेरे पेरेंट का आंसर ये था और मुझे सिर्फ उसमें डीपीडी डीपीई चाहिए, डीपीबी नहीं चाहिए। तो डीपीबी को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब मैंने इतना सा पार्ट लिखा तो कौन सा कंपोनेंट कंसीडर हो गए? डी और ई वाला कंपोनेंट कंसीडर हो गया, डी और ई वाला कंपोनेंट कंसीडर हो गया। अब क्योंकि बी को भी तोड़ रहा हूं तो ऑब्वियसली डीपीबी को नहीं ले सकता ना। अब डीपीबी वाला कंसेप्ट उड़ जाएगा, तो डीपीबी सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से। अब ये दोनों कंपोनेंट इज नथिंग बट व्हाट? अरे दे आर चिल्ड्रन ऑफ बीस। दिस इज डीपी ऑफ C1, दिस इज डीपी ऑफ C2, उन दोनों को ऐड कर दो। आई होप आपको फॉर्मूला पता चल गया होगा, जेनेरिक फॉर्मूला क्या है, डीपी C1 प्लस डीपी C2, डीपी ऑफ C1 प्लस डीपी ऑफ C2। अब आंसर ऑफ सी निकाला जाएगा और आंसर ऑफ सी आंसर ऑफ बी से निकाला जाएगा और आंसर ए और बी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हो गया ना सब कुछ कैलकुलेट। आंसर ऑफ सी कैसे निकालेंगे? एक चीज को याद रखना, जब मैंने ए और बी को चूज किया था तो कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे थे? ए और बी को तोड़ने का सोचा था तब ये वाला आ रहा था, ये वाला आ रहा था, ये आ रहा था,
ये आ रहा था, राइट। अब आंसर ऑफ C2 निकालना है। उसके नीचे वाले नोड को अगर तोड़ने की कोशिश की तो क्या होगा? अगर मैं ये तीनों नोड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो जो आंसर ऑफ बी था, जब मैं ए से बी तोड़ने का ट्राई करता था तब भी ये कंपोनेंट आता था, ये आता था, ये आता था, बस नीचे वाला पार्ट एक्स्ट्रा था। अब नीचे वाले पार्ट को भूल जाओ। अगर मैं ए बी C2 को तोड़ रहा हूं, अगर मैं ए बी और C2 को तोड़ रहा हूं, तो नीचे वाले पार्ट को छोड़ के तो जो पहले वाला आंसर था वो भी मैच हो रहा है। ये डी वाला कंपोनेंट, ये ई वाला कंपोनेंट और ये C1 वाला कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट्स आंसर बी के अंदर थे। बस आंसर बी के अंदर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट था DP C2। इस बार हमको DP C2 नहीं चाहिए, तो पुराने वाले में से DP C2 माइनस कर लो। आंसर ऑफ बी जो भी इसमें कंपोनेंट्स और जीसीडी का सम आ रहा था अभी भी वही आंसर है, बस DP C2 को निकाल लो, क्योंकि इस बार गाइस C2 हम कंसीडर नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई। ओके, सो ऑलवेज लव योर फैमिली, मदर एंड फादर गाइस, एंड प्लीज हैव फेथ इन गॉड, प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट। सो A B C2, तो अगर DP C2 तो कंसीडर नहीं हो सकता ना इस बार, क्योंकि C2 भी टूट रहा है, तो DP C2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर C2 भी टूट रहा है तो नए नए बंदे कौन से बनेंगे? व्हाइट वालों से उनको मार्क करूंगा। अगर ABC वाले लोग टूट रहे तो ये C1, ये तो पहले भी था, ये आंसर ऑफ बी का पार्ट है, ये क्रिएट हुआ। ये भी पहले का ही आंसर बी का ही पार्ट है, ये भी आंसर बी का ही पार्ट है। अब जो नए क्रिएट हो रहे हैं माइनस DP C2 कर लिया, क्योंकि ये वाला ग्रीन पार्ट अभी नहीं कंसीडर कर सकते। तो अभी न्यू वाले कौन से? C2 के बच्चे, प्लस DP C3 प्लस DP C4 प्लस DP C5, ये कंपोनेंट्स क्रिएट हुए, इनके जीसीडी का जो भी सम है वो लिख ही रहा है, प्लस DP C3 प्लस DP C4 प्लस DP C5। समझ आ गया? हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आपकी आत्मा अमर लोक मोक्ष पहुंच सके। Your karmic account becomes zero when you chant the name of God in every ingoing and outgoing breath, like this. This is a very special knowledge which many people do not generally get. So, if you have read the Hindu scriptures, there are many different yugas like Treta Yuga, Kali Yuga, Draupadi Yuga, Satyuga. And in each of those different yugas, like there are 84 like birth of species. So the Atma continuously has to go through has to go, like the soul, the Atma has to go through different species, different bodies of forms like cats, dogs, paid bakri, again and again, because the Atma's karmic account is not zero. So whatever karma it has done, good or bad, it has to come in different life forms to go through that suffering. So, like all the important Ramdwara website and the Ramdwara WhatsApp web community link, you will find it in the description. Make sure you go through it. And guys, coming to the channel, guys, आपको एक चीज याद रखनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और गाइस, आप लोग अगर कोड लिख पा रहे हो तो इसका कोड भी लिख के कमेंट्स में डाल दीजिएगा। हाँ, तो जो आत्मा की मैं जो बात कर रहा था कि आत्मा को बार बार डिफरेंट लाइफ फॉर्म से गो थ्रू करना पड़ता है, तो कार्मिक अकाउंट जीरो नहीं होता। बट अगर आप अपनी आती गति श्वास में राम नाम को सुमिरन करोगे तो कार्मिक अकाउंट जीरो होगा। इफ द कार्मिक अकाउंट्स बिकम जीरो, then your atma does not have to go through all these births and the birth and death cycle of suffering in different life forms. It can be free and it can directly reach God, moksha, paramatma. So भगवान को मत भूलना, please have faith in God plus good health plus good mindset. So in the name of God, guys, ram ram, love you all.